Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the last lecture of this particular chapter that is waves. तो बेटा हम पढ़ रहे हैं waves, तरंगे, और बेटा मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लास्ट पार्ट की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत ईजी है। मतलब कुल मिला के वो पार्ट है जो हमें यहाँ से करना है दिमाग से, ठीक है। एंड आई एम श्योर सबको उसमें ज्यादा मजा आता है, करेक्ट। याद तो होती नहीं चीज आसानी से, करेक्ट। तो ये पार्ट आपके आराम से ग्रिप में आ जाएगा, बस थोड़ा इत्मीनान से सुनना है ना। एंड बेटा क्वेश्चंस आते हैं, बीट्स की बात कर लो या डॉपलर इफेक्ट की बात कर लो। इनफैक्ट एक दो और छोटे मोटे पॉइंट मैंने एकदम लास्ट में लिए हैं जहां पे क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी के साथ है ना, ब्रेन को फोकस करके और बेटा एकदम हाइपर एक्टिव स्टेट के अंदर, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं वही बोलूंगा बेटा, अपनी नोट्स कॉपी निकालो, पेन उठाओ और प्रॉपर क्लास की तरह अटेंड करना। जहां नहीं समझ आए वहां पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके दोबारा समझ के फिर आगे बढ़ना, ठीक है बेटा, तभी मजा भी आएगा। और जब पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाए फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना, जो कि असाइनमेंट हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, है ना, विद द लेक्चर आई वुड से। बेटा सबसे पहले मैं जो पहला टॉपिक उठाने जा रहा हूं दैट इज बीट्स। तो मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं बेटा? बीट्स की बात कर रहा हूं। बीट्स, इसको हिंदी में बेटा विस्पंद कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझे कि बीट्स होती क्या है। तो बेटा कभी अगर आपने ध्यान से देखा तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है तो एक अलग सी आवाज आती है, ढिनचिक ढिनचिक ढिनचिक। तो बेटा वो जो ढिन और चिक है ना, वो असल में दो बीट्स है। समझ रहे हो बात को? अरे सुनते हो ना, ठीक है। तो ये जितनी भी बेटा ये ढिनचिक 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 वाले साउंड के फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस आ रहे हैं बेटा, वो एक्चुअल में क्या होती हैं? बीट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा वो बनती कैसे वो देखते हैं। तो बेटा इसका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना नहीं है, बहुत आसान सा फिनोमेना है। हम क्या करते हैं बेटा, दो वेव्स लेते हैं, दो वेव्स। देखो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना इस डायग्राम को तो आपको इसमें दो वेव्स दिखाई देंगी, एक लाल कलर वाली बेटा और एक येलो कलर से जो बना रखी है। और ये जो दोनों बीट्स हैं अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो इनकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो बहुत पास है, यानी कि दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, या मैं बोलूं टू वेव्स ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसी, जब वो बेटा इस तरह से सुपर इंपोज करें कि हमको कहीं पर क्या मिल जाए? मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, फिर से क्या मिल जाए? मैक्सिमा, फिर से मिनिमा। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको मिनिमा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे तो बेटा क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको मैक्सिमा दिखाई दे रहा है। समझे बात को? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मिनिमा, मैक्सिमा, फिर से यहाँ पे क्या है? मैक्सिमा, फिर से यहाँ पे क्या है? मिनिमा। तो बेटा ये जो मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है ना इंटेंसिटी का, राइट, तो बेटा इस पर्टिकुलर मैक्सिमा मिनिमा के फॉर्मेशन को क्या कह देते हैं? बीट्स। फिर आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर लेकिन ये तो आपने इंटरफेरेंस में बताया था कि जब दो वेव सुपर इंपोज करें इस तरह से कि कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा इंटेंसिटी हो, तो उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि इसे तो बीट्स कहते हैं। तो बेटा अगर आपने मेरा वो लेक्चर ध्यान से सुना हो, ठीक है, वेव्स का थर्ड पार्ट, तो मैंने वहां क्लियरली बोला था कि दो वेव्स इंटरफेयर करने पे जो मैक्सिमा मिनिमा बताती हैं वो डिस्टेंस के साथ बताती हैं। डिस्टेंस के साथ मतलब ये कि मैं जैसे जैसे आगे चलता था वैसे वैसे जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता था, कहीं मैक्सिमा मिलता था, कहीं मिनिमा मिलता था, कहीं मैक्सिमा मिलता था, कहीं मिनिमा मिलता था। लेकिन यहां पे बेटा ये डिस्टेंस नहीं, टाइम के साथ मैक्सिमा मिनिमा है। मतलब मैं एक जगह खड़े हो जाता हूं बस, और जहां पर खड़ा हूं वहीं पे मुझे मैक्सिमा भी सुनाई देगा और वहीं पे मुझे मिनिमा भी सुनाई देगा। आप जब म्यूजिक सुनते हो ढिनचिक ढिनचिक, तो क्या ढिन के लिए इधर और चिक के लिए इधर थोड़ी आना पड़ता है? दोनों एक ही जगह सुनाई देते हैं। बात समझ आती है मेरी? लेकिन जब आप बात करते हो इंटरफेरेंस की तो एक जगह खड़ा होगे तो मैक्सिमा सुनाई देगा, किसी दूसरी पोजीशन पे जाओगे तो मिनिमा सुनाई देगा। और ये इतना बेसिक सा डिफरेंस है बेटा जो मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं आता। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट छोड़ो और भी लोगों को नहीं आता, समझ गए बात को? तो कुछ करके बस चलता है ऐसे ही है। तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुमको कम से कम ये चीज आनी चाहिए कि इंटरफेरेंस का मतलब बेसिकली जब दो वेव इस तरह से इंटरफेयर करें, सुपर इंपोज करें कि मैक्सिमा मिनिमा मिले, मैक्सिमा और मिनिमा मिले, लेकिन डिस्टेंस के साथ मिले। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं बेटा टाइम के साथ, तो फिर उसे बोल देते हैं बीट्स। तो इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि बीट्स is actually an interference pattern but with respect to time in place of position। मतलब ये कि wave not only travels in space but it also propagates through time। हमने कहा था ना x और t दो फंक्शन है, इसीलिए y में x भी होता है और t भी होता है। तो जब ये बेटा अगर waves can superimpose interference by overlapping in space, they should produce an interference pattern, but when they overlap in time this phenomena is called beats।
यानी स्पेस या एक्स के साथ ओवरलैपिंग की बात करें, मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो इंटरफेरेंस, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो फिर बीट्स। आई होप बेटा अब आपको ये बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हमने दो वेव्स को सुपर इंपोज कराया, रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन गया, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा, टाइम के साथ वेरिएशन। क्लियर हो गई मेरी बात बेटा? देखो ये सब समझने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। इकलौता न्यूमेरिकल आता है 1000 अलग अलग फॉर्म में। आप कहीं भी कोई किताब उठा के देखोगे, बीट्स का बेटा एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर है। तो थोड़ा ढंग से समझना, मैंने शायद एक या दो एग्जाम्पल लिए, लेट्स सी, अच्छे से समझना, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। बहुत दिमाग से सुनना, ठीक है? और उस न्यूमेरिकल के लिए जो बेस चाहिए ना बेटा, वो मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ढंग से सुनना। आपको इसमें दो चीजें पता होनी चाहिए बेटा। एक तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है रिजल्टेंट वेव की, बेटा वो बहुत कम पूछा जाता है, बट अगर कभी पूछ ले तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपली आपको क्या कर देना है, एवरेज आउट कर देना है। यानी जिन दो वेव्स को सुपर इंपोज कर रहे हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी f1 और f2 है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो दो सुपर इंपोज कर रही है f1 और f2 है, तो बेटा रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f1 प्लस f2/2। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा दूसरी चीज जो हमें ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज बीटा। और बेटा इस बीट फ्रीक्वेंसी को हम सीधे सीधे लिखते हैं मॉड ऑफ f1 माइनस f2। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मॉड क्यों लगा दिया? बेटा मॉड मतलब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हम हमेशा हायर में से लोअर को माइनस करेंगे। देखो कितना आसान फॉर्मूला है, दोनों की फ्रीक्वेंसी f1 f2 पता है, खाली डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे बीट फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है ये? तो बिल्कुल ही आसान है। फिर भी इस पे सवाल ट्रिकी बनता है, फिर भी सवाल में बच्चा फंसता है और बोलते हैं सर बीट्स वाला दोबारा समझाओ। तो इसलिए आज ढंग से समझना ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक, क्लियर मतलब समझने वाला क्लियर, क्लियर मत कर देना, ठीक है? तो बीटा कितना आ गया, मॉड ऑफ f1 माइनस f2, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है खाली। अच्छा, एक और बेटा चीज इस पे ध्यान रखना कि ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, ये ह्यूमंस को तब सुनाई देती है जब ये कब हो, 0 से ज्यादा हो, करेक्ट, बीट फ्रीक्वेंसी, और लेस देन कितनी हो, 10। इक्वालिटी पे भी काम चल जाएगा, बट 0 की इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि बीट फ्रीक्वेंसी अगर 0 से 10 तक हुई, मतलब 0 से ज्यादा और 10 से कम, तो बढ़िया से सुनाई देगी, नहीं तो ठीक से सुनाई नहीं देगी। आप ऐसे सोचो बेटा, 0 मतलब कोई फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ही नहीं है, करेक्ट? तो डिंचिक डिंचिक ओवरलैप कर जाएंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। और अगर डिंचिक डिंचिक बहुत ज्यादा तेज कर दिया तो भी आपका जो ईयर ड्रम है दोनों में डिफरेंस नहीं पता कर पाएगा। इसलिए इतनी बीट्स बने जो आप सुन पाओ ठीक से दोनों में। क्या मैं समझाऊं, अरे मतलब आइडेंटिफाई कर पाओ दिन कौन सा है और चिक कौन सा है, ठीक है? हे भगवान, ठीक है? तो ये हो गया अपना बीट फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं, एक बार समझ आ गया ना सबको? हल्का सा एक बार समरी बता देता हूं। दो वेव्स जब क्लोज फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज करती हैं इस तरीके से कि इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम होती है, लेकिन टाइम के साथ, यानी किसी टाइम पे मैक्सिमम किसी टाइम पे मिनिमम, कहीं पे डिन कहीं पे चिक, तो फिर उसे क्या बोल देंगे, बीट्स। फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट वेव की f1 प्लस f2/2, बीट फ्रीक्वेंसी मॉड ऑफ f1 माइनस f2, हमेशा ज्यादा माइनस कम क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए। और ह्यूमन ईयर्स के लिए बेटा 0 से 10 के बीच में लाया करेगा तो बढ़िया सुनाई देगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है? ओके बेटा, अब बेटा सवाल देखते हैं। अब ना थोड़ा सीरियस हो जाओ। देखो अब जो बात करने आ रहे हैं वो सीरियस बात है, ढंग से समझना है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आराम से सुनना। हमने कहा कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं जिनको साउंड करने पे कितना बीट्स प्रोड्यूस करता है, 4 बीट्स पर सेकेंड। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट डेटा सर्कल कर लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फॉक इज कितना, 256, मतलब उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256। किस वाले की, मान लेते हैं पहले वाले की। नंबर ऑफ बीट्स हर्ट इंक्रीजेस व्हेन द फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज इज लोडेड विद वेक्स। यानी जिसकी 256 फ्रीक्वेंसी है, अगर बेटा उसको वेक्स से लोड कर दिया, उसके ऊपर वेक्स चढ़ा दी, मतलब उसका मास बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऐसा करने पे ये दिखाई दिया है ना कि जो बीट्स हर्ट है वो इंक्रीज कर जाती है। तो आपको बताना कि बेटा अदर फॉक की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। मैं आपके लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं, आराम से सुनना। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास मान लो दो ट्यूनिंग फॉर्क है, FA और FB। FA की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा ये 256 हर्ट्ज है, हर्ट्ज, ठीक। और जो FB की बात करें ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमें पूछा गया कि भाई ये बताओ कि FB कितना होगा। इंफॉर्मेशन क्या दे दी कि ये दोनों कितना बीट्स बना रहे हैं, 4। तो बेटा 4 बीट बनाने का मतलब दो चीजें निकल के आती हैं, थोड़ा दिमाग से सुनना अब जो बताने जा रहा हूं।
या तो एफ ए माइनस एफ बी 4 होगा, ठीक है, या तो एफ बी माइनस एफ ए 4 होगा। आप बोलोगे सर ये क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना कौन सी ज्यादा है, तो ज्यादा वाली की वजह से कम को कम कर रहे हैं। अब पता ही नहीं कि ए ज्यादा या बी ज्यादा, तो बोल दिया कि भाई एफ ए माइनस एफ बी भी 4 हो सकता है और एफ बी माइनस एफ ए भी 4 हो सकता है। बोले कोई दिक्कत? बोले नहीं सर ये बात तो सही बोल रहे हो आप। बोले ठीक, अब यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो आगे, इन दोनों में से कौन सी सही कैसे पता करेंगे, समझाता हूं। आपको बोला गया है कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अगर आपने 256 वाले को क्या कर दिया, वेक्स से लोड कर दिया। बोले 256 कौन सा? एफ ए। तो मैं एक काम करता हूं ना, यहां से क्यों ना एफ ए हटा दे और यहां पर अपन क्या लिख दें, यहां पे अपन लिख देते जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि या तो 256 माइनस एफ ए या एफ बी या एफ बी माइनस 256, दोनों किसके बराबर है? 4। अब आराम से सुनना, हमें बोला गया कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए अगर 256 को क्या किया, वेक्स से लोड कर दिया। आराम से सुनना, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो इंपॉर्टेंट है, एन वी बाय 2L, ठीक है। और मैं तो बेटा इतना भी कह रहा हूं कि जो V है इसको मैं बोल सकता हूं √T बाय म्यू, ठीक है। अब यहां से ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, वेक्स अगर चढ़ा दोगे, भाई मास बढ़ा दिया तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है बात, बढ़ जाएगा। ये अगर बढ़ गया तो आप अपने दिमाग से सोचो क्या ये एफ ए घट नहीं जाएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल घट जाएगा। मतलब एक बात तो समझ आ गई कि वैक्स से लोड करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, एफ ए घट जाता है। और ऐसा होने पे बेटा जो बीट्स हैं वो बढ़नी चाहिए। देखो दिमाग से सुनना जो बोल रहा हूं, ठीक। वैक्स से लोड किया तो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ गया यहां पर, तो फ्रीक्वेंसी घट गया, और फ्रीक्वेंसी घटने पे ये बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज। बोले ठीक है सर, ठीक, इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो, अगर आपने इधर और इधर इसको भी कम किया और इसको भी कम किया, आप बोलोगे क्यों कम किया सर? ये रहा ना, एफ ए कम हो रहा है, खुद ही तो कह रहे हैं अपन एफ ए कम हो रहा है। दिमाग से सुनना, अगर ये वाली जो एफ ए है ना, ये अगर कम हो जाएगी तो ये कम होने पे ये गैप बढ़ जाएगा। बोले बिल्कुल बढ़ जाएगा। गैप बढ़ने का मतलब क्या, ये वैल्यू 4 से ज्यादा हो गई? बोले हाँ सर बिल्कुल 4 से ज्यादा हो गई। मतलब ये इक्वेशन क्या है, सही है। समझ गए? इधर सोचो, जैसे एफ ए कम करोगे आपका ये गैप क्या होगा बेटा, कम होगा। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं हम, है ना, स्टार्टिंग में असम्पशन ले रखा है, तो गैप कम होगा। गैप जब कम होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, मतलब ये गलत। समझे बात को? तो ये जो एक्स्ट्रा डेटा गिरा होता था ना कि वैक्स से लोड कर दिया, कभी टेंशन बढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी लेंथ में चेंज कर दिया, ये आपको बस ये पता करने के लिए होता है कि दोनों में से कौन सा सही। तो अब हमें पता चल चुका है कि भाई हाँ ये बात तो क्लियर है कि पहले वाला ये वाला सही है। अब ये सही है तो बेटा अपने आप एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 260 हर्ट्ज। समझे बात को? ये दिखने में हल्के सवाल है लेकिन है बहुत हैवी। होता क्या है ना, जनरली आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, 260 भी आंसर होगा ऑप्शन में, और यहां से देखो तो 252 भी होगा। फिर आप देखोगे अरे सर 4 बीट्स, पहली इक्वेशन लगाई कहीं से 252 आ रहा है, कहीं से 260, फिर बच्चा करता है अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो और तुक्का मार के आता है। समझे बात को? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन को समझना है, प्रॉपरली लिखना है, चेक करना है कौन सी इक्वेशन सही, उस हिसाब से आंसर करना। आई होप आई एम क्लियर। मैं फिर से एक बार इसको समझा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, टेढ़ा टॉपिक है ना, ढंग से समझो। आपको जो दे रखा था वो लिख दिया, एफ ए, जो पता करना था वो लिख दिया, ठीक। एफ ए के बारे में अगर मैं देखूं तो n/2L √T बाई म्यू लिख दिया। बोला है कि ए को वैक्स से लोड किया, मतलब मास पर यूनिट बढ़ाया, मतलब म्यू बढ़ाया, म्यू बढ़ने से एफ ए घट गया। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। अब मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक से अगर देखूं तो ये 4 बीट बता रहा था ना, इसलिए 256 माइनस एफ बी भी 4 या एफ बी माइनस 256 4 पता करना था कौन सा सही है। तो हमें बोला गया कि जब आपने म्यू बढ़ाया तो एफ ए घटना है, मतलब 256 घटना है, और ऐसा होने पे बीट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, जबकि इसमें बीट फ्रीक्वेंसी घट गई, मतलब ये गलत, मतलब ये सही। सही वाले में बेटा कुछ नहीं करना है, एफ बी का वैल्यू निकाल के देना है, आंसर आ जाएगा 260 हर्ट्ज। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नहीं हुआ है एक बार और वीडियो को गो थ्रू कर लो, है ना, थोड़ा सा पीछे जाकर के दोबारा से देख लो, ठीक है। हम आगे चलते रहेंगे, आप थोड़ा पीछे जाकर के देख लो, ठीक है।
कोई दिक्कत? एक सवाल मैं और दे रहा हूं इसके ऊपर, आप आराम से, मैं एक बार चेक कर लेता हूं दिया भी है कि नहीं दिया है। तो आप आराम से बेटा इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले ना इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद फिर आंसर एंड सोल्यूशन देखना कि क्या आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ भी पाए कि नहीं पकड़ पाए। समझ गए मेरी बात को? तो आप लोग वीडियो पॉज करके करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, है ना। देखो आराम से। तो बेटा अपने को बोला गया ट्यूनिंग फॉर्क, एक की फ्रीक्वेंसी कितनी 256, ये 5 बीट्स पर सेकंड बना रही है विथ, ठीक है, विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ पियानो। ठीक, आपको बोला बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है बेटा, 5 से 2 हो जाती है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। कब? जब टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। आपकी बार देखो वैक्स नहीं किया है, आपकी बार बोला गया कि टेंशन बढ़ा दी गई है। बोले ठीक है, अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, अब आप कर लोगे आराम से। सबसे पहले या तो 256 माइनस एफ, पियानो स्ट्रिंग की नहीं पता थी ना, एफ मान लेते हैं, या तो ये 5 आएगा या तो एफ माइनस 256 ये 5 आएगा। सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लो, एक में से दूसरे को माइनस, दूसरे में से पहले को माइनस, पता नहीं है कौन सा सही है, लिख दोनों लो। बोले ठीक है सर, दोनों लिख लिए हमने। बोले ठीक, अब आराम से देखना, आराम से देखना। आपको बोला गया टेंशन इन द स्ट्रिंग को स्लाइटली बढ़ा दिया है, ठीक है, पियानो स्ट्रिंग की टेंशन को। तो आपको पता है भाई एफ तो कितना होता है सर, NV/2L होता है, और V कितना होता है, V को अपन लिख सकते हैं काट के √T/μ। मतलब ये कि अगर मैंने टेंशन को बढ़ाया तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे बीट्स कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर इस इक्वेशन को देखें तो बेटा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए था, घट जाना चाहिए था। मतलब ये हो गया गलत, बात ही खत्म। एक गलत तो दूसरा सही होना ही पड़ेगा। अब मैं दोबारा नहीं चेक करूंगा, बस काफी है मेरे लिए। यहीं से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा बेटा, एफ बराबर 256 माइनस 5 कितना होता है, 251 शगुन। समझे मेरी बात को? आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। बढ़िया से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ आया तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना बेटा, मैं बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, करेक्ट। मैं असाइनमेंट जो दूंगा उसमें बीट्स के क्वेश्चन डालूंगा 4-5, और अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो विद दिस बीट्स इज ओवर बेटा। अब हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पर्सनली मेरा एक फेवरेट टॉपिक्स में से है, काफी अच्छा टॉपिक है। तो पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर इसके क्वेश्चंस पकड़ लेंगे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा भले ही 5 मिनट का ब्रेक ले लो वीडियो पॉज करके, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ वापस से इस पार्ट को स्टार्ट करना एक फ्रेश टॉपिक की तरह, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये है क्या भला डॉपलर्स इफेक्ट। इसे तो बाद में देखना डायग्राम को, पहले आप समझो। कभी कभी ऐसा होता है रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं, ठीक, और फिर यहां से ट्रेन आती है, ट्रेन आती है, आती है, आती है, और आने के बाद जाती भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ट्रेन पास आ रही होती है ना बेटा, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई सुनाई देती है। फ्रीक्वेंसी, आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, आवाज तो ऑफकोर्स तेज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ने लगती है, तीखी होती जाती है। जब ट्रेन दूर जाती है तो इंटेंसिटी घटने लग जाती है। मतलब व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो सोर्स है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हॉर्न बजा रहा है। तो जो सोर्स है जब पास आ रहा है, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, एंड व्हेन इट गोज अवे, रिसीड्स अवे, तो फिर फ्रीक्वेंसी घट जाती है। यानी पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो ये जो फिनोमिना है ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स यानी कि ट्रेन एंड द ऑब्जर्वर इज एक्चुअली नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। बात समझ आती है? यानी कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जिसके वजह से होता क्या है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो बदल जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, करेक्ट। पास आ रहे हैं तो बढ़ेगी, दूर जा रहे हैं तो घटेगी। तो बेटा इस चेंज इन फ्रीक्वेंसी के फिनोमिना को क्या कहते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। देखो मैंने बहुत क्लियरली लिख दिया है कि डॉपलर्स इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। करेक्ट बेटा, ये सब आपने किताबों में पढ़ा है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने लिखा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम।
ये एक छोटा सा पॉइंट है जो ज्यादातर बच्चा मिस कर देता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। बेटा जब मोशन लाइन ज्वाइन करने के अलोंग होता है, करेक्ट, यानी सोर्स को पकड़ो, ऑब्जर्वर को पकड़ो, एक लाइन से ज्वाइन कर दो, इसके अलोंग अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो डॉपलर इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। मैंने इस पे क्वेश्चन भी लिया है, थोड़ी देर बाद आएगा, तब दोबारा इस टॉपिक को छेड़ूंगा। समझ गए बात को? ठीक, अब आते हैं कि देखो क्यों होता है, कि भाई आपको ये तो समझ आ गया कि फिनोमिना ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, बट व्हाई, क्यों? तो देखो समझना, ऐसे समझो कि बेटा ये एक ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक, ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक आदमी है, भला आदमी है, भला मनुष्य, एक ये लेडी है, ठीक है, तो ठीक है, तो क्या है कि ये दोनों अभी अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं, और ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये सोर्स ऑफ साउंड है भाई साहब, सोर्स ऑफ साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, येलो बनाता हूं, येलो, ये सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड। अब हुआ क्या, जब ये चल नहीं रहा था तो दोनों ने बराबर फ्रीक्वेंसी सुनी, लेकिन अब इस सोर्स ने क्या किया, इस तरफ चलना शुरू कर दिया। तो अब खुद सोचो बेटा, ये सोर्स जो है ये बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, सर्कल में बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब सोर्स चलता है तो ये जो आगे वाली वेव है ये ना पास 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 आ जाती है। समझे बात को? देखो ध्यान से डायग्राम में दिख रहा है, ये वाली वेव्स एक दूसरे के क्या आ रही है, पास आ जा रही है। तो जब वेव्स पास 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 आ गई तो बेटा दो के बीच का टाइम क्या हो गया, कम। टाइम इंटरवल का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसलिए जब सोर्स पास जाता है ऑब्जर्वर के तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है, बट उसी की जगह यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये दूर जा रहा है, तो वेव्स के बीच में गैप बढ़ गया, गैप बढ़ने की वजह से टाइम इंटरवल बढ़ गई, टाइम इंटरवल बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी घट गई। ये कारण होता है बेटा। समझ गए बात को कि क्यों होता है? अब ये सब तो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए था, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए था। अब हम चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल पार्ट में कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं बता रहा हूं 3-4 चीजें मैंने उठाई हैं, ढंग से पकड़ लोगे डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% बता रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट का, एंड दैट बेसिक फॉर्मूला इज बेटा दिस वन, ठीक है, कि F इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वीओ, बेटा V अपॉन प्लस माइनस VS। आप बोलोगे सर ये क्या, मैं समझाता हूं क्या। ये ऐसा है कि अपने पास यहां पर दे रखा है ना, अपने पास बेटा एक तो क्या है, सोर्स, ठीक, ये कोई एम्बुलेंस है, ठीक है, हॉर्न बजा रही है, सोर्स, इसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है बेटा वो F0 है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, वास्तविक आवृत्ति। इसके अलावा ये हमारे ऑब्जर्वर है, ठीक, ये सुन रहे हैं, ठीक है, इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनी, F, इसको बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति, ठीक। अब ये ऑब्जर्वर पास भी जा सकता है, दूर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। समझ गए बात को? जिसमें VO ऑब्जर्वर की स्पीड है, VS सोर्स की स्पीड है, और V साउंड की स्पीड है, करेक्ट। तो अगर हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसका फॉर्मूला है F0 ब्रैकेट में कितना, V प्लस माइनस VO अपॉन V माइनस प्लस VS। समझ गए बात को? बड़ा सीधा फॉर्मूला है। अब इसके ना एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, फिर आपके लिए 3 एग्जांपल लिखूंगा, आप खुद से करना और चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। वैसे ज्यादातर केस में बच्चों का सही आता है, तो थोड़ा पहला एग्जांपल ढंग से समझना कि प्लस माइनस को कैसे डील करना है, प्लस माइनस को। तो देखो मैंने सबसे पहले कहा कि ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, ये रहा हमारा सोर्स। हम कह रहे हैं कि भाई ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ कितने से जा रहा है, VO, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर कितने से जा रहा है, VS। ये कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है बेटा, ओरिजिनल F, ये F क्या, F0 बोलते हैं, और बेटा ये कितना सुनेगा, ये F सुनेगा। तो ये जो F एपरेंट फ्रीक्वेंसी है बेटा ये होगी F0। दिमाग से सुनना, फिर उसके बाद याद करवाने का भी तरीका बता दूंगा, दिमाग से सुनना। ऑब्जर्वर पास जा रहा है, पास जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बोले सर बढ़नी चाहिए, बोले बढ़नी चाहिए, बात तो सही है एकदम। तो बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, सर बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा मैं भी तो यही बोलूं, बड़ा होना चाहिए, चिल्लाने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। तो बेटा बड़ा अगर होना चाहिए तो साइन कैसा आना चाहिए, सर प्लस आना चाहिए, प्लस, ठीक लगा देंगे, क्या दिक्कत, तो मैं लगा देता हूं बेटा V प्लस V0। देखो कैसे हलवा है, हलवा आसान वाला, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा बेटा, अब देखेंगे सोर्स को। सोर्स जा रहा है दूर का मतलब फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए डिनोमिनेटर को होना पड़ेगा बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा तभी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अरे समझ आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर जब बड़ा तो F छोटा, और वही तो मैं चाह रहा हूं, क्योंकि सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अरे भाई डिनोमिनेटर बड़ा होने के लिए नीचे क्या लग जाएगा,
प्लस लग जाएगा प्लस। देखो कितना हलवा है, कह ही रहा था आसान है एकदम, 2 कौड़ी का सवाल है। समझ गए बात को? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है साइन को लेकर के। फिर भी अगर आप रटना ही चाहते हो, आपको लगता है नहीं सर मैं तो रटूंगा, मुझे तो आप रटना सिखाओ, मैं वैसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता, फिर भी बता रहा हूं। ऑब्जर्वर जब पास जाता है सोर्स के तो प्लस, दूर जाता है तो माइनस। सोर्स जब पास जाता है ऑब्जर्वर के तो माइनस, जब दूर जाता है तो प्लस। इसको चाहो तो याद कर लेता, बट मेरे हिसाब से दिमाग का इस्तेमाल करना बेटा, इस बहाने से चल भी जाएगा थोड़ा सा। वैसे चलता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना, मजाक की बात है। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई टेक बैक माई वर्ड्स, थैंक यू। ठीक, बच्चे नाराज हो जाते हैं ना कई बार, गुस्सा हो जाते हैं, नहीं सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई हमारे बच्चे हो तुम, मजाक नहीं करेंगे तुमसे, ठीक है। देखो अब मैं अगला केस लिख रहा हूँ, खुद से करोगे, खुद से, और गलती से भी गलत मत करना बेटा, इज्जत रखना है ना। VS और VO, ठीक है। और बेटा हम कह रहे हैं कि अब की बार जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है ओरिजिनल, फिर से वही F0, इसको जो सुनाई दे रही है वो कितनी है, F। आपको बताना बेटा F का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से लिख लो, बस एक ही, ऐसे कई सारे बना सकते हैं, है ना, अपन सिर्फ 2 उठा लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कर लो, फिर चेक कर लेना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। मैं लिखवा देता हूं F बराबर F0। देखो ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, इसलिए V प्लस V0। सोर्स पास आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, छोटा करने के लिए यहां पे क्या लगा दूं, माइनस, तो V माइनस VS। समझ गए बात को बेटा? दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी इवैल्यूएटेड। अब इसको बेटा अलग अलग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लेना और ध्यान रखना बेटा ना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, क्लियर। अगर आपके दिमाग में फिट हो चुका है तो अब आगे बढ़ना। अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस उठाने जा रहा हूं, बस क्वेश्चंस ही बचे, तो एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ना, वीडियो पॉज करना, खुद सॉल्व करना, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के सोल्यूशन चेक करना, ठीक है। आई होप आप ये करोगे, मुझे वैसे पता है आप करोगे। चलो देखो, सबसे पहला सवाल उठाते बेटा, इसकी तो मैं ट्रिक ही बताऊंगा आप लोगों को, बट फिर भी सुन लेना। देखो कह रहे हैं कि अ कार ब्लोज हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ कार ब्लोज हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। बोले ठीक है सर, ये बना दी एफ। अब ये क्या करता है, अप्रोचिंग अ वॉल विद स्पीड v, यानी ये जो गाड़ी चल रही है ना इसकी स्पीड कितनी है, v। बोले ठीक है सर, ये भी समझ आ गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न हर्ड बाय द ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझाता हूं। ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी देखो, एक तो गाड़ी में जो आदमी है दिख तो रही है अजीब सा है, इसलिए अजीब से काम कर रहा है, सामने दीवार है, गाड़ी चला रहा है, पता नहीं क्यों, क्या कर सकते दुनिया, ठीक। तो ये गाड़ी चला रहा है, एक तो गाड़ी चला रहा है दीवार के सामने और ऊपर से हॉर्न बजा रहा है। सोचो जरा क्या चल रहा है। तो ये गाड़ी चला रहा है और इसने हॉर्न बजा दिया, हॉर्न बजा के इसने कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट किया, एफ। अब ये साउंड जाएगा 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 जाएगा, दीवार से टकराएगा, ठीक। तो यानी पहले गाड़ी बोल रही है, मतलब ये सोर्स है, और अपनी जो दीवार है वो सुन रही है, ऑब्जर्वर। इसके बाद ये दीवार से जब टकरा के वापस जाएगा तो अब कौन सुनेगा, ड्राइवर सुनेगा, और कौन बोलेगा, दीवार बोलेगी। तो कुल मिला के साउंड जाता है, दीवार से टकराता है, वापस आता है। मतलब ये जो ड्राइवर साहब हैं, ठीक है, ये ही तो हॉर्न बजा रहे हैं और ये तो खुद ही हॉर्न सुन रहे हैं। तो ये जो खुद सुनेंगे हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो, बट मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप पहले अपने लेवल पे ट्राई कर लो, फिर उस ट्रिक को ध्यान रखना, ऑल दो शायद आपको आती भी होगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। मैं जनरली इस तरह के सवाल को कैसे करता हूं, मैं ये सब झंझटबाजी नहीं करता, मैं सीधे से कहता हूं कि भाई ठीक है, v स्पीड से जा रहा है, f इसकी फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं कि भाई इसकी ना आप मिरर इमेज बना दो एक। अब ऐसे मतलब ना सर गाड़ी आपने अलग बनाई है, इसने अलग बनाई है, सब झंझट नहीं, ठीक है। ये गाड़ी थी, इसकी मिरर इमेज यहां बना दी। अरे भाई गाड़ी अगर v से जा रही है तो इसकी इमेज भी कहां से आएगी, v से इसके पास आएगी। बोले हाँ सर बिल्कुल आएगी। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मान रहा हूं कि ये जो गाड़ी की इमेज है इसने कितने का साउंड एमिट किया, f का। और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो सुनेगा गाड़ी वाला, इसको मैं कह देता हूं f डैश। मतलब मैंने कुल मिला के क्या कर दिया, इसकी एक इमेज बनाई, और जो इमेज बनी मैंने इसे सोर्स मान लिया, इसे सोर्स। और जो गाड़ी सुन रहा है ड्राइवर, उसे क्या मान लिया, ऑब्जर्वर। यानी जैसे इमेज बनाता हूं तो जो इमेज है वो तो सोर्स है, और जो मैं खुद हूं यानी कि गाड़ी का ड्राइवर है वो ऑब्जर्वर है। अब इस सवाल को कर दो तो वो बिल्कुल वही आंसर आएगा जो रिफ्लेक्शन की बात आता है वॉल से। यानी कि अगर मुझे f डैश चाहिए तो ध्यान से सुना, f ओरिजिनल,
साउंड की स्पीड v। अब तुम खुद देखो बेटा, ऑब्जर्वर ये सॉरी सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर भी पास जा रहा है, तो ऑब्जर्वर पास जा रहा है तो कितना आएगा v प्लस वी ओ, सोर्स पास आ रहा है तो क्या आएगा v माइनस वी एस। क्वेश्चन खत्म एक लाइन में। समझ गया बात को? तो इतने झंझटबाजी पालनी नहीं है, अपने को सीधा सा पता है कि भैया जब कभी भी एक गाड़ी जा रही है दीवार से पहाड़ से, उस पर हॉर्न बजा के टकरा के वापस सुन रही है, तो आप इसकी इमेज बनाओ, उसे मानो सोर्स, इसे मानो ऑब्जर्वर, आपका सवाल वही खत्म। समझ गया बात को? सोर्स का मतलब बेटा क्या होता है? स्रोत। श्रोता का मतलब सॉरी ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? श्रोता। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ता हूं, है ना? आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो आराम से, कोई लोड नहीं है, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो बेटा देखते हैं अगला सवाल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से इत्मीनान से और तरीके से समझना। ठीक है, आराम से देखो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, फिर उसका सॉल्यूशन समझाता हूं। हमारे पास बेटा दो कार्स थी, एक ए, ठीक है, और ये जो कार थी बेटा ये इस तरफ चल रही थी विद स्पीड लेट से वी ए। ठीक, मैं एक काम करता हूं, वी ए की वैल्यू दे देता हूं। वी ए की वैल्यू मैं कितनी देता हूं बेटा? वी ए में लिख देता हूं लेट से 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी तरह से बेटा एक कार हमारे पास लेट से यहां थी, कार बी, और बेटा ये क्या कर रही थी? ये इस तरफ जा रही थी, और ये भी कितनी स्पीड से जा रही थी? ये कुछ 20√2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, बोले ठीक है सर, यानी कि दो कार है और परपेंडिकुलरली चल रही है, और हमें बोला गया कि भाई कार ए जो है अगर वो मान लो एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट करती है, ठीक, तो फिर ये बताओ कि ये जो बी है वो जो एफ डैश सुनेगा उसका वैल्यू कितना आएगा। यानी क्वेश्चन ये था बेटा कि दो कार्स हैं जो परपेंडिकुलरली चल रही हैं, ए इस तरफ 10√2 से, बी इस तरफ 20√2 से, और आपसे बोला गया कि ए ने ना कुछ एफ फ्रीक्वेंसी, एफ का वैल्यू ले लेते हैं बेटा 256 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट किया। तो बताओ कि जब यहां बी वाला है ये कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड हियर करेगा। इसने तो हॉर्न बजा के छोड़ दिया, अब पूछा बी कितना सुनाई देगा वो आप बताओ। तो बेटा देखो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, ढंग से समझना। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे पहला काम होता है, ये डेटा कॉपी कर लो एक बार अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं हटाऊंगा अभी इसको। ठीक है, तो ये डेटा अपनी कॉपी में कॉपी कर लो, ये दो लाइंस बनाओ, और उसके बाद एक की 10√2 और एक की 20√2 और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, इसको लिख लो। ठीक है, मैं हटाने जा रहा हूं, हटा के मैं यहां कहीं लिख देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है, कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा? 256 हर्ट्ज। एक लाइन में होगा ये क्वेश्चन, आराम से समझना। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है ना बेटा, सबसे पहला स्टेप वो आप क्या किया करो, आप सबसे पहले इन दोनों पार्टिकल्स को एक लाइन से ज्वाइन कर लो। समझ गए मेरी बात को? यानी जिन दो बॉडीज की बात कर रहे हैं या जिन दो सोर्स और ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं उनको एक लाइन से ज्वाइन कर लो। ठीक, इसके बाद क्या करना है, दिमाग से सुनना, थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है आई नो, बट दिमाग से सुनना। इसके बाद ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर है, ये क्या था? सोर्स, ये क्या था? ऑब्जर्वर। इन दोनों की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो बेटा इस लाइन के अलोंग ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी आनी चाहिए बेटा वो आनी चाहिए थी 10√2 कॉज ऑफ ये एंगल जितना भी है। हमें ये दे रखा है कि ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो आप खुद सोचो, इसको मैं लिख सकता हूं 10√2 cos 45। सही है? बोले हाँ सर सही है। इसी तरह से बेटा ये जो 20√2 था, मैं इसे भी हटा दे रहा हूं डेटा को, ठीक है, जो 20√2 था अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो इस 20√2 का भी तो कॉन्सेप्ट कंपोनेंट आएगा, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जब देखोगे तो ये 20 जो √2 है बेटा ये एंगल भी 45 हो गया, तो ये अपने आप 20√2 cos 45। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, सोर्स और ऑब्जर्वर को एक लाइन से ज्वाइन किया, उसके बाद जो कुछ भी वेलोसिटी थी सोर्स की उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन लिया, जो कुछ भी वेलोसिटी थी बेटा ऑब्जर्वर की उसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लिया। ठीक है, और इसके बाद अब फॉर्मूला लगाऊंगा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन में कि ये होता है जब रिलेटिव मोशन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग हो, लाइन के अलोंग, नहीं तो ये नहीं होता। तो यानी कि पहले लाइन से ज्वाइन किया दोनों को, ये जो लाइन दिख रही है ना, पर्यावरण दिख रही है कि नहीं, ये वाली बेटा, ये रेड कलर की जो लाइन बनाई, ये लाइन से ज्वाइन कर दिया मैंने ऑब्जर्वर और सोर्स को, और फिर इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट लिए वेलोसिटी के। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। यानी कि अब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ डैश, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपने को पता है कितनी है 256,
साउंड का स्पीड कितना है v, और देखो ऑब्जर्वर जो है वो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, देखो ये कंपोनेंट्स को दूर लेके जा रहा है, तो इसका मतलब प्लस नहीं, दूर जा रहा है ना ऑब्जर्वर, तो कम होनी चाहिए माइनस कितना बेटा 20√2 cos 45 डिवाइडेड बाय v। बेटा सोर्स क्या कर रहा है, पास जा रहा है, पास जाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा भाई, पास जाने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा, इसलिए -10√2 cos 45। तो इफेक्टिवली अगर देखोगे बेटा तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है, बस ये ध्यान रखना सोर्स और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, अपनी कॉपी में प्रॉपर बड़ा बड़ा नोट बना के लिख लेना कि सोर्स और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होनी चाहिए बेटा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर होनी चाहिए। समझे मेरी बात को, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम होनी चाहिए। अब इसके ऊपर देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास कोई एक सोर्स है, ये क्या करता है बेटा, साउंड एमिट करता है एफ फ्रीक्वेंसी का, ये पॉइंट 1, ये जो पॉइंट है 2, ये जो पॉइंट है 3, और बेटा ये जो पॉइंट है इसे 4 बोल देता हूं, ठीक। और हमने क्या किया बेटा, एक ऑब्जर्वर को सेंटर पे रख दिया, देखो बोला गया है कार सर्कल में घूम रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर पे, ठीक। अब बोला गया है कि ये बताओ कि ऑब्जर्वर जब 1, ये जो कार जब 1 पे होगी, फिर 2 पे होगी, फिर 3 पे होगी, फिर 4 पे होगी, यानी 2 पे होगी तो ऐसे वेलोसिटी होगी, ठीक। 3 की बात करें अगर, 3 यहां लिख देते क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसी वेलोसिटी, और बेटा 4 की अगर बात करोगे तो दोबारा बना रहा हूं, 4 की बात करोगे तो बेटा ऐसे वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर ओरिजिनल एफ है, मतलब एपरेंट बतानी है। तो मैं कह रहा हूं बेटा ध्यान से अगर देखोगे तो वेलोसिटी 1 पे इधर है, इसको जब सोर्स को और ऑब्जर्वर को एक लाइन से ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल 90 दिखता है, मतलब इसका कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो मतलब इस लाइन के अलोंग तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, कोई मोशन ही नहीं होगा, तो डॉपलर इफेक्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब जो F1 है वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। उसी तरह से बेटा सेकंड पे भी अगर देखोगे तो वही 90 डिग्री वाला खेल, थर्ड पे फोर्थ पे देखोगे तो भी बेटा वही 90 डिग्री वाला खेल, यानी चारों ही पॉइंट पे अगर देखेंगे तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आएगी, ओरिजिनल। क्यों, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट तो होता ही नहीं। समझे, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब कभी भी वेलोसिटी अगर सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो तो बेटा उस केस में डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। बेटा मैंने आज की जो क्लास ली ना वो बहुत काम की क्लास है, बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, जो जेन्युइनली पढ़ना चाह रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है। समझ गए बात को, खुद हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा लगे कि सर थोड़ा टफ जा रहा है तो थोड़ा स्लो करके पढ़ना, 2-2 बार रिवाइज करके पढ़ना, ठीक है। यही फायदा ही है बेटा बेसिकली वीडियो लेक्चर्स का कि आप बार बार उनको देख सकते हो, ठीक है। तो 2, 3, 4 बार देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, बट ये ट्रिकी पार्ट आपके कवर में आ जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस एग्जांपल इज वेरी क्लियर, यानी कि जब तक लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर के अलॉन्ग कोई मोशन ना हो, कोई वेलोसिटी ना आए, डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर अगर देखोगे तो मैं ना थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, आराम से सुनना, है ना। थोड़ा सा चेंज क्या, अच्छा ये तो ब्लैक कलर का ही है, व्हाइट, ठीक है। थोड़ा सा जो बेटा चेंज है वो देखो क्या है ना, आराम से सुनना। अब की बार मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन भी कर देता हूं, ठीक ठीक। मैंने क्या किया बेटा, इसे बोला पॉइंट 1, अब की बार सही मार्किंग करता हूं, 2, ये वाला क्या होगा 3, ये वाला क्या होगा 4। यहां पे कार की स्पीड ऐसे, यहां पे कार की स्पीड बेटा ऐसे, यहां पे कार की स्पीड ऐसे, और यहां पे अगर देखेंगे तो कार की स्पीड ऐसे, चारों जगह कार की स्पीड लिख दी। अच्छा इसके बाद ऑब्जर्वर को बेटा अब की बार यहां रखा है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर अब की बार थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट कर दिया। फिर से वही सवाल पूछ ले कि बताओ चारों में फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी होगी, ज्यादा कम बराबर क्या होगा, अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है एफ है। तो मैंने कहा पहले ज्वाइन करता हूं, देखो इनको, ठीक, चारों जगह ज्वाइन कर लेता हूं। एक इधर ज्वाइन कर लिया, इधर ज्वाइन कर लिया, यहां तो पहले से ही ज्वाइंट है, ठीक। अब देखो दिमाग से देखो बेटा, जब पॉइंट 4 पकड़ते हो तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर, जब पॉइंट 2 पकड़ते हो तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर, मतलब नो डॉपलर इफेक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं F4 और मैं बात करूं F2 तो किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया। बोले हाँ सर ये तो बिल्कुल पहले जैसा है।
इसको अगर देखोगे वन पे, दिमाग से देखना, वन पे देखोगे, ये है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। इस वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट लूंगा तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये तो डॉपलर इफेक्ट देता ही नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पे है। इस कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखोगे बेटा, किस कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये कंपोनेंट तो दूर लेकर के जा रहा है, किसको, सोर्स को दूर लेके जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसका मतलब ये कि बेटा फर्स्ट पॉइंट जो था F1, इसे 1 कह रहे हैं, तो 1 पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन ओरिजिनल होगी, क्योंकि सोर्स तो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे बेटा अगर थर्ड पॉइंट देखोगे, दिमाग से देखना, तो थर्ड पॉइंट पे इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, पास लेके आ रहा है, पास लेके आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। इसका मतलब F3 ग्रेटर देन F। बोले सर ये तो सच में आसान है, हमें समझ भी आ गया बहुत बढ़िया से। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, मैं यही चाह रहा था तुमसे, ठीक है। तो आई होप भी आपको समझ आ गया होगा, एक बार अच्छे से और समझ लेना, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना बेटा। इसके बाद हम बस कुछ एक चीज और देखेंगे और इस टॉपिक को फिर कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं अब डॉपलर इफेक्ट से आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं कुछ ऐसी चीजें लेने जा रहा हूं बेटा जो कॉमन चीजें, बट जनरली इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थियोरेटिकल चीजें, थोड़ा सुन लोगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो छोटी मोटी चीजें जो मुझे लगी कि कहीं कहीं पे आइडिया होना चाहिए, मैंने सारी एक जगह लिख दी, तो आराम से समझना। सबसे पहले बेटा डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, तो मैं सबसे पहले डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट की बात करने जा रहा हूं। पहली चीज तो बेटा डॉपलर्स इफेक्ट इन जो लाइट होता है उसके ऊपर दो चीजें आती हैं, या तो एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक, या फिर एक आता है रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट जैसा क्वेश्चन। दोनों समझाता हूं। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा अलग होता है। डेल्टा एफ बाय एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं समझाता हूं। डेल्टा एफ का मतलब है बेटा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी आप चाहो तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो बेटा एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लिख लो अपनी कॉपी में। डेल्टा लेमडा मतलब चेंज इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों लगाया, अरे खुद दिमाग से सोचो, क्या एफ 1 बाय लेमडा पे आता है प्रोपोर्शनलिटी, तो भाई उल्टा करेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, इसलिए डेल्टा एफ के बाद अगर डेल्टा लेमडा को लिंक करना है तो माइनस। बोले ठीक है सर अब समझ आ गया। फिर बोलोगे सर ये प्लस माइनस वी बाई सी में क्या है, तो बेटा यहां जो v है ना, इट इज, ढंग से सुनना, रिलेटिव स्पीड, पहली बार जीवन में ढंग से लिखा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। रिलेटिव स्पीड, साउंड में रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं चलता, वहां वीओ का कंपोनेंट अलग है, वीएस का अलग है फॉर्मूले में, वी प्लस माइनस वीओ बटा वी प्लस माइनस वीएस। यहां इतना फंडा नहीं है, लाइट के अंदर बेटा फर्क ही नहीं पड़ता, समझ गए, एसिमेट्रिक होता है लाइट के अंदर, बस सिमेट्रिक होता है, मतलब यहां पे सोर्स और ऑब्जर्वर में कौन कहां चल रहा है कोई लेना नहीं, बस नेट रिलेटिव स्पीड लिख दो। और c अपने को पता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, दैट वी नो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात को। फिर बोलेंगे सर प्लस माइनस तो बताया नहीं, अरे बता रहा हूं तसल्ली करो। जब बेटा दोनों पास आएंगे, वो आपको चेक करना है क्वेश्चन, पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्लस, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो माइनस। बोले ठीक है सर अब अपने को क्लैरिटी आ गई, कोई लोड वाली बात नहीं है। बोले ठीक, ये हो गया पहला सवाल जो सीधे फॉर्मूले पे आएगा, वैल्यू डालनी है खाली। दूसरा आपसे बोलेगा कि भाई सर मेरे पास ना एक अर्थ है, अर्थ। बोले अच्छा तेरे पास अर्थ है, बोले हाँ बहुत बढ़िया बात। मैंने गलत कर दिया, वैसे अर्थ तो ग्रीन कलर की होती है ना, ग्रीन 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 ग्रीन, अर्थ ग्रीन होती है, ऐसी होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। देखो ऑक्सीजन की कितनी कमी चल रही है आजकल, और हम लोग फिर भी पेड़ पौधे पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल सही में यार हालत तो खराब है। ठीक है, ग्रीन होनी चाहिए अर्थ मेरे हिसाब से, होती थोड़ी अलग है। अब मेरे को ना क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर था, कोई अच्छे आदमी थे, ठीक, उनको ना दो तारे दिखाई दिए। कौन कौन से दो तारे दिखाई दिए, उनको एक लाल तारा दिखाई दिया यानी कि रेड, और उनको एक नीला तारा दिखाई दिया यानी कि ब्लू। तो जैसे ये तारा दिखाई दिया उनके दिमाग में घंटी बजी। बोले सर कौन सी घंटी बजी, उनके दिमाग में घंटी बजी कि मुझे बताओ कि कौन सा तारा मेरे पास आ रहा है और कौन सा तारा मुझसे दूर जा रहा है। बोले अच्छा ये घंटी बजी। बोले देखो सर हम बताते हैं कैसे बजी, क्या इसका आंसर होगा। भाई रेड कलर का जो है उसकी तो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ज्यादा
अच्छा ज्यादा है, ओ तो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कम हुई, कम। बोले अच्छा सर कम हुई, बहुत बढ़िया। अरे कम होने का मतलब क्या आएगा, दूर जाएगा। तो नंबर कम आएंगे तो तुम क्या करोगे, दूर जाओगे। कहां से, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो पढ़ लो, ठीक है, ध्यान से। तो यानी कि अगर लाल कलर का तारा दिख रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी मतलब दूर जा रहा है, इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है, रेड शिफ्ट। इसके बाद नीला तारा, नीले तारे की तो बेटा वेवलेंथ क्या है, कम। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब पास आएगा, समझ गए। ज्यादा नंबर आएंगे तो अपन पास जाएंगे, किसके, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो बेटा एक इस तरह का सवाल आता है। आई होप कि ये दोनों सवाल आपको क्लियर होंगे। अगर समझ आ गए हो तो फिर बेटा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं सारा कंटेंट वापस से हटा दूंगा और मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लो, वीडियो पॉज करके दोबारा देख लो, पीछे ले जा करके देख लो। ठीक है, यही तो मजा है वीडियो लेक्चर का। जब मर्जी टीचर को चुप करा दिया, जब मर्जी टीचर को बुलवा दिया, जब बोले सर थोड़ा पीछे, सर थोड़ा आगे, यही चलता रहता है। ठीक है, अपने बेनिफिट है, अपना मजा है। ठीक है, कोई खराब चीज नहीं है इसमें, इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक, तो अब हम बेटा अगले टॉपिक की बात करते हैं ना। अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक जो है बेटा, उसके लिए मुझे ये कंटेंट हटाना पड़ेगा, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं सारे, कोई जितना हट सकता है। अरे वाह, ठीक। अब देखो बेटा, अपना दूसरा टॉपिक है बेटा चेंज इन वेवलेंथ। आपको ना देखो, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जो मुझे लगता है क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। सोर्स ऑब्जर्वर, बोलेगा सोर्स पास जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर बोलेगा कि ऑब्जर्वर पास आ रहा है। आपसे बोलेगा कि दोनों ही केसेस में बताओ कि फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है और वेवलेंथ का क्या होगा। भाई ये पास जा रहा है तो मुझे 100% पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। क्या पता है मुझे 100%? मुझे 100% पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक बेटा, यहां पे ऑब्जर्वर पास आ रहा है, बताओ क्या होना चाहिए। ऑब्जर्वर पास आएगा तो भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बोले ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बेटा वेवलेंथ क्या करेगी, घटेगी, घटेगी। समझिए बात, क्योंकि उल्टा चलती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या करेगी, घटेगी, घटेगी। उल्टा चलते हैं, बिल्कुल उल्टा चलते हो, -5 नंबर लेके आओगे, बहुत मजा आएगा। अरे भाई यही तो सिखाना है तुमको कि जो ये फ्रीक्वेंसी में बदलाव है, अंतर है, ये तो दोनों में सही है, चलेगा। लेकिन वेवलेंथ अगर बोल दे तो बेटा वेवलेंथ तब चेंज होती है जब सोर्स चलता है। अगर सोर्स रेस्ट पे है तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। मतलब वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स, नॉट द ऑब्जर्वर। तो ये इस तरह के जो ये माया जाल है ना, जो इसमें आपको फंसाने के लिए तैयार किए जाते हैं, इसमें फंसना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। समझ गए बात को, आराम से तरीके से पैर बढ़ाना है और आगे चलना है। ठीक है, फंसना नहीं, इनमें गलती से भी नहीं फंसना है। समझ गए बात को, ऐसा बिल्कुल मत करना, गलत बात। तो यहां पे वेवलेंथ को क्या बोलोगे, बोले सर सेम रहेगी, सेम नहीं फंस रहे हम, बस करो। ठीक, तो यहां तक खत्म हो गया बेटा, है ना। ये पार्ट ध्यान रखना, छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है इस पे, तो मैंने उठा दिया इसे। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा अगले टॉपिक की, दैट इज लाउडनेस। उसके लिए फिर से मुझे ये सारा कंटेंट हटाना पड़ेगा। आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूं। इसके बाद बेटा जो अगला कंटेंट है ना, जो अगला पॉइंट है वो देखो क्या है। ये है बेटा लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस के ऊपर बेटा जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो मैं लिख देता हूं क्या होता है। लाउडनेस इज बेसिकली बेटा मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कितना ज्यादा इंटेंस साउंड है। ठीक है, कितना तेज आवाज है, लाउड, नॉट इंटेंस, लाउड, लाउड। तो बेटा लाउडनेस का जो फॉर्मूला है दैट इज 10 log I/I0, जहां पे बेटा I0 की अगर मैं बात करूं तो I0 का जो वैल्यू है बेटा ह्यूमंस के लिए ये 10⁻⁻12 है। आप बोलोगे यूनिट तो बेटा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो कि वॉट होती है, डिवाइडेड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को। आई जिस भी साउंड की लाउडनेस अपने को निकालनी है उसकी वैल्यू। और बेटा ये जो आंसर आएगा बेटा ये किस में आएगा, डेसीबेल। डेसीबेल बेटा एक्चुअल में होती है, डेसीबेल का मतलब 10⁻⁻1 बेल। तो इफेक्टिवली जो यूनिट है वो तो बेल है, लेकिन हम जो फॉर्मूले से निकालते हैं वो डेसीबेल निकालते हैं, छोटी यूनिट, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेसीबेल। ये डेसी 10⁻⁻1 वाला है। ठीक है, क्लियर बेटा। इसके अलावा कभी कभी आपसे बोलता है डिफरेंस इन लाउडनेस। डिफरेंस इन लाउडनेस मतलब बेटा आपको बोलेगा दो अलग अलग सोर्स है, अलग अलग इंटेंसिटीज है उनकी, इनकी लाउडनेस में डिफरेंस बता दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला उठाएंगे 10 log I2/I1। ऑल्दो बेटा इससे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन बताओ कौन सा आता है वो समझाता हूं। आपसे ऐसे बोलेगा कि एक सोर्स है, ठीक है, और इस सोर्स से
इस सोर्स से ठीक है छोड़ो, तो बोलेगा इस सोर्स से, सॉरी ये जो सोर्स है बेटा, ये बोलेगा कि इससे दो अलग अलग डिस्टेंसेस लेते हैं, एक बार लेते हैं R1, एक बार लेते हैं, यार उल्टा लिख रहा हूं ना तो हैंड राइटिंग बहुत ही खराब हो जा रही है इस वक्त, R1 और R2, हे भगवान, R1 और R2, ठीक, तो R1 और R2 डिस्टेंस पे है ना, मैं ठीक से इधर आके लिख देता हूँ यार, तुम बोलोगे सर आप इतना गंदा लिखते हो, इतना गंदा लिखते हो, क्या बताए कितना गंदा लिखता हूँ, मुझे पता है मैं गंदा लिखता हूँ, मैं क्या करूँ, बचपन का टैलेंट है। ओह गॉड, ठीक है, तो ये एस से बेटा ये जो आएगा ये R1 है और ये जो है ये R2 है। आपको बोलेगा कि भाई इन दोनों पॉइंट्स पे, है ना, इंटेंसिटी को नहीं, इन दोनों पॉइंट्स पे लाउडनेस का डिफरेंस बताओ। तो बेटा इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देखो लिख रहा हूं, इंटेंसिटी का मतलब बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम, और बेटा जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, स्फीयर, क्योंकि जो साउंड होता है वो तो चारों तरफ जाएगा ना बेटा, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इस फॉर्मूले को बेटा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं कि कभी अगर ऐसा बोले ना कि एक पॉइंट सोर्स है 2 मीटर और 3 मीटर पे लाउडनेस का डिफरेंस बताओ, तो सीधे सीधे बेटा I2 बाय I1 को लिख देना R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा? बोले हाँ सर समझ आती है। तो ये हो गया बेटा लाउडनेस, है ना, ये हो गया लाउडनेस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए उठा लिया। इसके बाद बस ये लास्ट प्रेशर वेव और उठा रहा हूं, फिर इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। तो सुन के ही जाना, जब इतना सुन लिया, इतना सह लिया है तो थोड़ा सा और सह लो, है ना, समझिए। हाँ ठीक, तो स्टार्ट करता हूं। इसमें भी हटा रहा हूं कंटेंट, फालतू का नहीं है, काम का है, अभी मेरे लिए फालतू का है, ये लो, ठीक है। अब बेटा आखिरी बात करते हैं प्रेशर वेव, ठीक है। देखो प्रेशर वेव फटाफट से करते हैं फिर खत्म करेंगे लेक्चर को। ऐसे समझ लो बेटा कि अभी तक जो हमने वेव जनरली पढ़ी है ना वो डिस्प्लेसमेंट वेव होती है, ठीक है। कैसी वेव होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट वेव की जो इक्वेशंस भी होती है ना बेटा वो क्या होती है? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फाई में 0 मानता हूं जनरली जब तक दिया ना हो, ठीक। तो बेटा इसी तरह से अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, अगर आपने लेक्चर मेरा देखा होगा तो मैंने डायग्राम भी बताया था कि जो साउंड वेव्स होती है ना बेटा वो क्या करती है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में काम करती है। तो पहले सारे मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं। तो जब पास आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, जब दूर जाते हैं तो प्रेशर घटता है। समझे बात को? तो कुल मिलाकर के यहाँ प्रेशर का भी वेरिएशन होता है, इसीलिए साउंड वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। और बेटा जो इसकी इक्वेशन निकल के आती है दैट इज पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आप बोलोगे सर सवाल कैसे बनेगा? दो तरह का सवाल। पहला बोलेगा डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में फेज डिफरेंस बताओ कितना होता है। अरे खुद देखो, एक साइन लिख रहा है, एक में कॉस लिख रहा है, तो साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस कितना? पाई बाई 2। यानी दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस पूछ ले तो आंसर कितना होना चाहिए? पाई बाई 2। बोले ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड प्रेशर का नोड, समझ गए? उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का नोड प्रेशर का एंटी नोड। तो कभी कभी इस तरह के सवाल भी आते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का नोड प्रेशर का एंटी नोड, प्रेशर का नोड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। बोले ठीक है सर समझ आया। मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा वहां प्रेशर मिनिमम होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट नोड होगा वहां प्रेशर मैक्सिमम होगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा एक जो सवाल बनता है बेटा वो बनता है पी नॉट पे, यानी कि यहां पे जो एम्पलीट्यूड था बेटा इसे ए बोलते हैं, ये पी नॉट होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो इसके ऊपर अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना बी ए के फॉर्मूला होता है बेटा इसका। बी ऑफ कोर्स बल्क मॉडुलस, ए नॉर्मल एम्पलीट्यूड, के अपने को पता है बेटा वेव नंबर वाला के, सेम, ठीक है। तो कुल मिला जो हाफ के स्क्वायर वाला, तो कुल मिलाकर के यहां से अगर देखेंगे बेटा तो कुल मिलाकर के अपने को क्या मिल जाएगा? प्रेशर एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपसे हो सकता है प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात कर ले, हो सकता है आपसे ये नोड एंटी नोड की बात कर ले, हो सकता है फेज डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है इक्वेशंस की बात कर ले कि ये लो डिस्प्लेसमेंट की वेव की इक्वेशन बताओ, प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या है। तो आप बी ए के से प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालना, साइन का कॉस कर देना, बाकी एज इट इज रखना, करेक्ट। तो इस तरह से बेटा प्रेशर वेव की इक्वेशंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जनरली साउंड के लिए यूज होता है बिकॉज साउंड इज अ प्रेशर वेव, ठीक है। विद दिस I hereby declare
दैट द वेव्स इज कंप्लीट। वेव मैंने खत्म कर दिया पूरा का पूरा, 4 पार्ट थे, चारों खत्म कर दिए थे। आई एम श्योर कि आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो अब देख लेना, ठीक है, जब मन करे तब देख लेना, ठीक है। और आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, बहुत मेहनत करके बनाया गया है और थोड़ा मजा है, तो देन बेटा पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, जेन्युइन फीडबैक देना। अच्छा लगे तो लाइक करना एंड इसके अलावा विल कम बैक अगेन विद द नेक्स्ट यूनिट। अभी हमने एसएचएम वेव्स पूरा खत्म कर दिया। अब हम जब आएंगे बेटा अगली बार तो कुछ बढ़िया नया यूनिट लेकर के आऊंगा, हो सकता है छोड़ो सस्पेंस है, ठीक है, तो आपको बता दूंगा। एंड इसके अलावा बेटा कीप स्टडिंग हार्ड, है ना। ये जो टाइम आया ना कोरोना का या जो कुछ भी कह लो, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि एग्जाम होगा, हो सकता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम होगा और हमें तब अच्छा रिजल्ट लाना ही लाना है बेटा, यही हमारा धर्म है, समझ गए बात को। तो किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अच्छे से जान लगा के पढ़ो, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घर पे रहना है, अच्छे से पढ़ना है और बेटा पूरी जान लगा के पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन।